हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ एयर पॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। सो प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंटेमिनेंट इन एम्बियंट एटमॉस्फेयर। एम्बियंट एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर इन इट्स नेचुरल स्टेट जिसमें कोई कंटामिनेंट नहीं होता। तो एम्बियंट एटमॉस्फेयर में अगर एक से ज़्यादा कंटेमिनेंट पाए गए तो उसके कारण वो क्या क्या इफेक्ट करेगा, अफेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ एंड ऑल्सो डैमेज प्रॉपर्टी। सो एयर में एम्बियंट एटमॉस्फेयर में जो कि अपने नेचुरल स्टेट में है उसमें अगर कंटामिनेंट पाया गया, एक हो या एक से ज़्यादा हो, उसके कारण ह्यूमन, एनिमल ये सबको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में नेचुरल तरीके पे क्या क्या पाया जाता है, तो आपका मेजर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर माइनर में आ गया ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेनिंग गैसेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं नाइट्रोजन ये अप्रॉक्सीमेटली 78.09% है, ऑक्सीजन 20.95% है, और जो रिमेनिंग है बहुत ही छोटा है वो सब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो ठीक है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स है। वो क्या है, अगर हम ग्राफ बनाए है ना विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और अपना हाइट। ठीक है, तो नॉर्मली आपका जो टेम्परेचर जो आपका एटमॉस्फेयर है ना उसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। बॉटम मोस्ट, फिर इसके ऊपर, और आपका ये 4 लेयर्स हो गए। तो सबसे टॉप मोस्ट है उसको आयोनोस्फियर बोलते हैं, आयोनोस्फियर। फिर आपका सेकेंड टॉप में है मिजोस्फियर, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ये आप पढ़े भी होंगे स्ट्रेटोस्फियर। फिर है आपका ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो हमें ये इसको अगर भूल भी जाओगे कोई बात नहीं, इन दोनों को याद रख लेना। ट्रोपोस्फियर के बारे में पूछा भी है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो आपका टेम्परेचर घटता है। तो जैसे ही अगर हम ऊपर जा रहे हैं ना टेम्परेचर घटता है। कौन से लेयर तक? ट्रोपोस्फियर में ऐसा होता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जैसे जाएंगे ना तो विथ हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा होता है। मिजोस्फियर में आपका फिर डिक्रीज होगा, फिर आयोनोस्फियर में फिर इंक्रीज होगा। यहाँ पर आयंस रहते हैं तो आयंस के कारण इंक्रीज हो जाते हैं। मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में कि क्या क्या के कारण यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ये इतना ध्यान इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना ट्रोपोस्फियर में आपका डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में आपका इंक्रीज होगा। नॉर्मली डिक्रीज होता है लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में आपका इंक्रीज होगा। ये दोनों को भूल भी जाओगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स में रहता है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 52 किलोमीटर ऐसा है। अब कुछ लोग क्या है इसको भूल जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर बॉटम में कि ट्रोपोस्फियर बॉटम में। तो ये ध्यान रखना एस टी। टी से क्या याद रखेगा? टी, या तो ट्री याद रख लो या टी याद रखो। दोनों कहाँ पर उगते हैं? ग्राउंड पे ही उगते हैं ना, ग्राउंड पे ही उसका ग्रोथ करते हैं या उसको प्लग करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, इरिगेट करते हैं, जो बोलना चाहो। तो ये ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के पास आपका ट्रोपोस्फियर रहता है। और एस से स्काई, स्काई तो ऊपर ही रहता है ना, तो ये ऊपर हो गया। ट्रोपोस्फियर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फियर में आपका इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। ये आपका ट्रोपोस्फियर में पहले डिक्रीज हुआ, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज हुआ, फिर मिजोस्फियर में डिक्रीज हुआ, फिर आपका आयनोस्फियर में वापस से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये दोनों को याद रखना। ठीक है, ये भी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या क्या सोर्स है तो उसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो उसमें आता है पहला नेचुरल, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब नेचुरल तरीके से जो पाया जाता है, जैसे डस्ट हो गया, वोल्केनो हो गया, या फॉरेस्ट फायर, ये सब नेचुरल तरीके ना, नेचुरली उससे हमें पॉल्यूशन मिलेगा। एंथ्रोपोजेनिक मतलब आप बोल सकते हैं मैन मेड या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण मिलते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रीज आ गया, मेजर सोर्स हो गया। ऑटोमोबाइल्स, जो भी हम गाड़ियाँ चला रहे हैं उससे पॉल्यूशन होता है। थर्मल पावर प्लांट, ये सबसे पॉल्यूशन होता है। तो ये आपका एंथ्रोपोजेनिक में आ गया। ये सब थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। बेस्ड ऑन स्पेशल सोर्स, स्पेशल मतलब एरिया के हिसाब से, तो है एक पॉइंट। अब आपका दूसरा एरिया, अगर आपका एरिया है उसमें सिर्फ एक पॉइंट से पॉल्यूशन आ रहा है तो उसको पॉइंट सोर्स बोलेंगे। तो उसमें आ गया इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सपोज एक चिमनी है, एफ्लुएंट आया तो एक चिमनी से जाएगा, तो एक ही जगह से जा रहे हैं ना, तो ये आपका पॉइंट आ गया। एरियल सोर्स में सपोज वो जगह बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, बहुत सारे पूरे एरिया में इंडस्ट्रीज है, तो बहुत सारे चिमनीज हो जाएंगे या बहुत सारे एफ्लुएंट्स मिलेंगे, हर इंडस्ट्रीज से अलग अलग एफ्लुएंट मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एरियल सोर्स हो जाएगा, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ सोर्स, उसका क्या पोजीशन है, तो उसमें आता है स्टेशनरी, मोबाइल। स्टेशनरी मतलब जो एक ही पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, आपको पता है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से आपको पॉल्यूशन मिल रहा है। तो इंडस्ट्री का पोजीशन चेंज नहीं होता ना, तो आपका स्टेशनरी हो गया। दूसरा मोबाइल, तो इसमें आगे ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स ये सब आ गए, वो तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, तो अलग अलग जगह जाके पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं रहेगा व्हीकल या ऑटोमोबाइल्स का, तो ये आ जाएगा मोबाइल सोर्सेज पर, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसमें आता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन, ये थ्योरी आपको तो ज़्यादा ध्यान से देखना। इसमें आता है ओरिजिन में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी रहता है आपका दोज विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल सोर्सेज, जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्टली आपको मिल गया तो ये आपका प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या हो गया, डायरेक्टली नहीं मिलता, ये आपका दो प्राइमरी के कारण मिलेगा या प्राइमरी किसी के साथ और रिएक्ट किया उसके कारण मिलेगा, तो ये सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से डराइव होकर मिलता है, ठीक है। आपका जो प्राइमरी है उसमें आ जाते हैं पार्टिकुलेट्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये याद नहीं करना है। आप सेकेंडरी और पॉल्यूटेंट याद रखना। इसमें क्या आता है, ओजोन, पेन और स्मॉग, ये तीन याद रखना। तो इसके अलावा जो भी होंगे वो सब प्राइमरी में आ जाएंगे। ओजोन, पेन, स्मॉग, पीबीएन को कैसे याद रखोगे, पेन याद रहेगा तो पीपीएन भी याद रह जाएगा, ठीक है। पेन मतलब कैसे याद रख सकते हो, पेन कार्ड ऐसे याद कर सकते हो, उसका आपका फुल फॉर्म क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ओजोन, पेन, स्मॉग, ये तीन तो रखना ही है आप, उसमें भी ओजोन और ये पेन, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट का इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसमें स्मॉग और याद रख लेना। इससे जो भी बचा, पेन याद है तो पीबीएन पीपीएन भी याद रहेगा, इसके बाद जो भी बचा वो आ जाएगा आपका प्राइमरी में, ठीक है। पेन का फुल फॉर्म परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगेन एकदम इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ये अगर परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तो PAN, इससे पता चल जाएगा, तो ये आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के हिसाब से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आ जाता है आपका हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक में आ जाएगा SOX, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आ गए। अगेन याद करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में आ गया पार्टिकल्स, गैसेज, पार्टिकल्स में अगेन क्लासिफाई सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड में आ गया डस्ट, लिक्विड में आ गया मिस्ट, गैसेज में कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब आ गए। ये सब इतना याद नहीं कभी करोगे तो भी याद चलेगा। सेकेंडरी और पॉल्यूटेंट में ये तीन चार याद रख लेना, तो उससे प्राइमरी आपको याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 नंबर से ही पूछा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो क्वेश्चन में दिया रह सकता है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसको पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन में निकालना है, या तो पीपीबी या पीपीएम में दिया होगा, उससे आपको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। सो ये आपका दोनों टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। ये फॉर्मूला तो अगर आप देखोगे ना तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन मैं ये फॉर्मूला आप याद मत रखना, आप ये प्रोसेस याद रखना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना एट एसटीपी के लिए वैलिड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए वैलिड है। मैं अगेन ये फॉर्मूला याद करके ये बोल सकता था ये एट एसटीपी है, दूसरे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये वैल्यू चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू मैं आपको उसके लिए अलग फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मैं आपको स्टिल वो सजेस्ट करूंगा कि वो याद मत करना, मैंने बताया भी नहीं, अगर कहीं और से पता चल रहा है तो वो उसको मत कैरी फॉरवर्ड करना, आप इससे सॉल्व करना। क्यों? क्वेश्चन कभी भी घुमा के आ सकता है, तो अगर आपको प्रोसेस याद रहेगा ना तो कोई मुश्किल नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो सपोज आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, पीपीबी या पीपीएम में निकालना है, अगर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया होगा, ठीक है। तो सपोज आपको आइडियल गैस इक्वेशन रहता है, आइडियल गैस लॉ का, PV इज इक्वल टू NRT, तो हम 1 मोल के लिए चलेंगे तो N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 मोल के लिए, अब जो भी बात करेंगे ना 1 मोल के लिए बात करेंगे, 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, तो ये हो जाएगा RT/P, ठीक है। R का वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये रहता है आपका 82.05 इंटू 10⁻⁶ ATM मीटर क्यूब पर मोल केल्विन, ठीक है। ये इसका वैल्यू रहता है 82.05 इंटू 10⁻⁶ ATM मीटर क्यूब पर मोल केल्विन, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन आपको T और P का तो वैल्यू नहीं पता ना, ठीक है। हम क्या लेते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए, अगर आपको STP में सॉल्व करूंगा, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन T है ना ये केल्विन में रखना है, क्यों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट केल्विन में, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 273 केल्विन, है ना। T इन केल्विन क्या होता है?
T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये तो आपका 0 है, तो केल्विन में क्या हो जाएगा 273। ओके, प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर 1 atm। STP पे T आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है या तो 273 केल्विन, और प्रेशर रहता है 1 atm। तो मैं सिर्फ STP पे सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज आपको T बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 30 ऐड करना, T मिल जाएगा। प्रेशर आपको सपोज 5 atm बोला, तो ये 5 रख के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम STP के लिए सॉल्व करते हैं, तो वॉल्यूम हो गया 82.05 इंटू 10⁻⁶। आपका टेम्परेचर हो गया आपका 273/1, ठीक है। ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको मीटर क्यूब में मिलेगा, है ना। ये आपका R है ना, तो टेम्परेचर केल्विन कैंसिल हो गया, हम 1 मोल के लिए ही निकाल रहे हैं, एटमॉस्फेयर आपका डिनोमिनेटर में, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मीटर क्यूब पर मोल, 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो मीटर क्यूब में मिलेगा। तो इससे आ जाएगा हमारा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा और अलग देखते हैं। वॉल्यूम हो गया आपका 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। फर्स्ट स्टेप आपको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन ये वॉल्यूम किसके लिए है, ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल, ठीक है। सपोज आपका कॉम्पाउंड है, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका एटॉमिक वेट आपका 12, इसका आपका 16, तो 2 है, तो 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 44, है ना, अप्रॉक्स 44। देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये कितने के लिए है, ये आपका 44 ग्राम ऑफ CO2 के लिए है, लेकिन ये CO2 का हुआ। सपोज S2 है, तो S2 में कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 18, मतलब 18 ग्राम्स के लिए, 18 ग्राम ऑफ वाटर के लिए S2 के लिए 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये मतलब नहीं है कि कितने ग्राम का मॉलिक्यूल है, ये है कि 1 मोल है ना, तो वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मैं अलग अलग मॉलिक्यूल के नहीं कर रहे हैं, हम जनरलाइज बोलते हैं। सपोज कोई मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, m, मॉलिक्यूलर वेट है m, मतलब क्या हुआ 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एट STP। ये अगर वॉल्यूम है तो ग्राम कितना होगा, कितना वेट होगा, m ग्राम का वेट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट m है ना, 1 मोल, उसका 1 मोल है, 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट आपका m ग्राम, तो इतना ग्राम, इतना वॉल्यूम के लिए m ग्राम होगा। तो 1 मीटर क्यूब में आपका वेट क्या होगा, 1 मीटर क्यूब में वेट हो जाएगा m इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ ये हुआ। लेकिन ये ग्राम है ना, इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, माइक्रो में 10⁻6 हो गया, है ना, 10⁻6। इसमें कुछ छूटा है शायद, अच्छा ठीक है, करेक्ट है ये। तो ये हो गया माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इतना माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो रहा है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा m/22.4 इंटू 10⁹ माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया। ये सब STP के लिए सॉल्व करें, ध्यान रखना STP अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज हुआ ना तो ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब STP में पढ़े भी होंगे 22.4, ये आपका ये कई जगह यूज़ किए होंगे, अगर बचपन में याद हुआ होगा, बचपन इन द सेंस आपके 11th-12th में आपको याद होगा, तो 22.4 कई जगह यूज़ किए हैं। तो वो वॉल्यूम रहता है एट STP, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में आपको वेट मिल गया, 1 मीटर क्यूब में माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये पर मीटर क्यूब नहीं आना चाहिए, हाँ। तो 1 मीटर क्यूब में इतना माइक्रोग्राम ऑफ वेट है, इतना माइक्रोग्राम ऑफ वेट है, ठीक है। अब हम PPM निकालते हैं, PPM या PPV जो भी, इसको फिर नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो 1 ppm इज इक्वल टू होता है 1 पार्ट ऑफ एनी गैस बाय 10⁶ पार्ट ऑफ एयर, मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 1 पार्ट, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10⁶, तो 10⁶ पार्ट ऑफ एयर में 1 पार्ट ऑफ एनी गैस, है ना। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस, 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैस बाय 10⁶ मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 ppm। लेकिन 1 मीटर क्यूब ऑफ, सपोज हम पिछले केस में क्या निकाले, 1 मीटर क्यूब का वेट कितना रहता है, वो रहता है m/22.4 इंटू 10⁹ माइक्रोग्राम, इतना वेट रहता है ना। सपोज कोई भी गैस या कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी गैस की बात कर रहे हैं, तो सपोज एनी गैस बोला है, तो हम जिसका एटॉमिक वेट m है उसका बात कर रहे हैं, है ना, जो हम कंसिडर किए गए, तो उसका वेट है m/22.4 इन 10⁹ माइक्रोग्राम। लेकिन ये कितने में, 10⁶ मीटर क्यूब में, तो ये कितना हो जाएगा m/22.4 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये 1 ppm हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कब, एसटीपी पे। एसटीपी मतलब प्रेशर कितना हुआ 1 atm, टेम्परेचर कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा अगर आपको दूसरा टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो, या दूसरा टेम्परेचर प्रेशर के लिए भी फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरा टेम्परेचर प्रेशर दिया है तो आप यही स्टेप्स जो अभी फॉलो किया गया ये देखना। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो हम जब कैलकुलेशन या इसके सॉल्यूशंस देखेंगे या एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट्स पर मिलियन था। अगर आप बोले 1 pp भी निकाला है पार्ट्स पर बिलियन, तो पार्ट्स पर बिलियन में क्या हो जाता है, एक पार्ट इन 10⁹ पार्ट ऑफ एयर, है ना। तो यहाँ पर भी 10⁹ हो जाएगा, यहाँ पर भी 10⁹ हो जाएगा। ये 10⁹ होता तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता। तो 1 pp भी होता है हमारा m/22.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 1 pp भी है, ठीक है। ये हुआ ये ppm ppb, 10⁻³ यहाँ पर एक्स्ट्रा था, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके, अगेन ये आप ध्यान रख, ये याद करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा कि दूसरे टेम्परेचर प्रेशर के लिए जैसे ही पूछ लिया गया आपको दिक्कत चले जाएगा। तो प्रोसेस याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, सो यही स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किया। पहले आपका वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू RT/P हो गया फॉर 1 मोल के लिए, ठीक है। आर आपको पता है 82.05 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर मीटर क्यूब पर मोल केल्विन। आप एट एसटीपी पे सॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हो गया। तो इससे वॉल्यूम आ गया 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब किसका वेट वॉल्यूम है, एक मोल का। एक मोल का वेट कितना है, m ग्राम्स है। सपोज कोई भी गैस है उसका m ग्राम्स ले रहे, तो 1 मीटर क्यूब का गैस, 1 मीटर क्यूब कितने वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये m/22.4 × 10⁻³ ये ग्राम्स हो गए, ठीक है। अब 1 ppm क्या होता है, 1 पार्ट इन 10⁻⁶, 1 पार्ट 1 मीटर क्यूब बाई 10⁻⁶ मीटर क्यूब। इसमें 1 मीटर क्यूब का वेट यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए, m/22.4 × 10⁻³ डिवाइड बाई 20⁻⁶ हो गया। तो ये इतना माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, m/22.4 × 10⁻³ माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब पीपी पे निकालना है, दोनों एसटीपी पे है, m/22.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा ये याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। पहले आइडियल गैस, है ना, इसको 1 मोल करो, 1 मोल, तो फिर PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। तो V निकालो, ये कितने के लिए, 1 मोल के लिए, है ना। 1 मोल के लिए कुछ वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में, मतलब 1 मीटर क्यूब का आपको ग्राम कितना आ जाएगा, कुछ ग्राम मिल गया। अब PPM या PP भी निकाल लो, जो भी निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब बाई 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ये तो आप निकाली चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, उसको ग्राम में तो माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। गैस स्ट्रीम से पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो मिल रहे हैं उसको अगर कंट्रोल करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो मेनली यूज करते हैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स, साइक्लोनिक सेपरेटर्स और साइक्लोन्स, फैब्रिक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्क्रब और वेट कलेक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ये इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल्स है, वो वहीं पर हम फॉर्मूला या वो सब थोड़ा डिटेल्स में देख लेंगे। तो अगेन इसके अलग अलग थ्योरी है, तो ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स, ग्रेविटी सेटलिंग हो रहा है। हम सेटलिंग पढ़े ना, किसका सेटल होता है, जो पार्टिकल साइज बड़े होते हैं ना, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो सेटल हो जाता है। तो ये किसके लिए होता है, अगर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का साइज बहुत बड़ा है तो उसके लिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। हम गैस पॉल्यूटेंट्स है जो गैस स्ट्रीम से निकल रहे हैं उसको तो हटा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर साइज लेस देन 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन से लेस के लिए ये सूटेबल है। एग्जाम्पल फ्लाई ऐश। स्क्रबर और वेट कलेक्टर, ये भी आपका जो पार्टिकुलेंट्स गैस स्ट्रीम से निकल रहे हैं उसको रिमूव करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लिक्विड का हेल्प से। ये है फॉर साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल लैब सेट और एडियाबैटिक लैब सेट। दो है, एनवायरमेंटल, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक अब एक आपका एयर के लिए है, दूसरा आपका पॉल्यूटेंट के लिए है ना, एक एयर के लिए, दूसरा पॉल्यूटेंट के लिए। तो ALR से AIR ये मत समझना, एयर ये मत समझना। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट आपका एयर, एनवायरमेंट से एयर, तो एनवायरमेंटल लैब रेट है ना, ये एयर के लिए बोलते हैं, और जो एडियाबैटिक लैब रेट है ना, ये हम पॉल्यूटेंट के लिए बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझ लेना, ओके। अब एनवायरमेंटल लैब रेट क्या होता है, नॉर्मली आपका
सपोज हम टेम्परेचर और हाइट के बीच में ग्राफ बनाएं, तो नॉर्मली हाइट के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो रेट एट विच, जिस रेट से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोलेंगे। किसका टेम्परेचर? एयर का टेम्परेचर, है ना, एयर का। तो रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर, एम्बियंट मतलब एयर इन इट्स नेचुरल फॉर्म जिसमें कोई पॉल्यूटेंट ना हो। रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, तो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट हो गया। दूसरा एडियाबैटिक लैप्स रेट, एडियाबैटिक किसके लिए है? ये आपका पॉल्यूटेंट के लिए। तो रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूटेंट, यहाँ टेम्परेचर ऑफ एयर था, एम्बियंट एयर, इस पर टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूटेंट है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूटेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, तो ये आपका जिस रेट से हो रहा है ये आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट हो रहा है। नॉर्मल ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ये आपका 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली कई लोग 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर भी बोलते हैं या 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट है आपका 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है। ये आप लोग याद रख लेना। ड्राई एडियाबैटिक ये आपका नॉर्मली पॉल्यूटेंट के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो अब इन्वायरमेंटल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, ठीक है। अब जो दोनों है ना, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बेसिस ऑफ एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड एनवायरमेंटल लैप्स रेट, दोनों का जो भी वैल्यू है ना, दोनों का जो रिलेशन है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट डिसाइड होता है कि वो अनस्टेबल है, कि स्टेबल है, कि इन्वर्जन है, या आपका न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे अनस्टेबल एनवायरनमेंट। ओके, ये कंडीशन तब होता है जब आपका ELR ग्रेटर हो ALR से। ये क्या है? एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ये आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट। एनवायरनमेंट किसके लिए? एयर का। ये किसका है? ये है आपका पॉल्यूटेंट का, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, है ना। अब इसमें मैं नोट्स में एकदम राम कथा में महाभारत नहीं बताया हूँ कि ये होगा तो ये होगा, मैं यहाँ पर आराम से आपको डिस्कस कर दे लेंगे, आराम से मैं इसको समझा देता हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ इतना डिटेल में, ठीक है। थ्योरी तो ऑब्वियसली कभी पूछा नहीं जाता। तो इसका लैप्स रेट ज़्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ELR बनाएंगे तो ये आपका ELR रहा, ये आपका ALR से नीचे रहेगा, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है। ELR आपका ज़्यादा तेजी से गिर रहा है ना। ओके, ELR ज़्यादा स्लोप से गिर रहा है, इसका रेट ज़्यादा है। तो हम किसी एक हाइट में देखें, ये आपका ELR है, ये आपका ALR है ना, ELR ALR। तो ELR का वैल्यू देखें, ये हाइट है, ये आपका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आपका ELR का कम है, ये आपका T1 है, T2 है, तो T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1, मतलब क्या बोल सकते हैं? हाँ, T2 इज ग्रेटर है। तो मतलब टेम्परेचर ऑफ ELR मतलब आपका एयर का टेम्परेचर अब कम है, किससे? पॉल्यूटेंट से। ये ध्यान रखना, जो टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट है ना या एयर है, ELR के केस में जो टेम्परेचर है वो आपका कम रहेगा। किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट, जो भी हाइट में चेक करना चाहो देख लो, किसी भी हाइट में, किसी एक पर्टिकुलर हाइट में चेक करेंगे, वहां पर आपका एयर देखेंगे, वहां पर पॉल्यूटेंट देखेंगे, तो आपका एयर का टेम्परेचर कम रहेगा। ओके, अब हम आइडियल गैस लॉ पढ़े, PV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो P इज इक्वल टू N/V ले लेते हैं, RT, बाकी सब N/V को क्या है? ये तो मास है ना, वैसे तो आपका मोल है लेकिन मास के बराबर है। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? ये आपका डेंसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू ρRT। R तो हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे, एक ही हाइट पे देख रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ना वहाँ पर, तो P और R कांस्टेंट है, मतलब क्या बोल सकते हैं? ρT इज कांस्टेंट या कांस्टेंट, है ना, ठीक है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं? रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर अगर एयर के केस में कम होगा तो डेंसिटी उस केस में क्या हो जाएगा? डेंसिटी आपका ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी आपका ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गया, किसका ज़्यादा हो गया? डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा हो गया, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉल्यूटेंट कम हो गया। डेंसिटी कम मतलब कम हो गया, मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हल्का हो गया, लाइट वेट हो गया। तो लाइट वेट है तो ये क्या, जो भी आप बचपन में देखे होंगे तो बलून्स रहते हैं, तो बलून्स के ऊपर चले जाते हैं, हीलियम उसमें क्यों? हीलियम रहता है ना, हीलियम क्यों? हल्का रहता है, तो वो लाइटर रहता है तो ऊपर चले जाता है। तो ये भी आपका लाइटर है पॉल्यूटेंट, तो लाइट होने के कारण पूरा ऊपर चले जाएगा, ऊपर फैल जाएगा, ऊपर पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगा, है ना, हाइट में। तो पूरे एनवायरनमेंट को वो पॉल्यूट कर देगा, तो इसीलिए इसको पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दिया, तो उसको आराम से ऊपर फैला तो एनवायरनमेंट में फैल के सब जगह फैल जाएगा, है ना, सिर्फ एक ही जगह नहीं रहेगा, सब जगह फैल गया, तो ये आपको
पॉल्यूटेंट फैल गया तो ये आपको अफेक्ट कर सकता है, कोई भी ह्यूमन लाइफ को, एनिमल्स को, बहुत चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल केस रहता है। ठीक है, तो ये फैल गया तो ये आपका अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो पॉल्यूटेंट विल राइज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे राइज किया तो ये अनस्टेबल केस हो गया। इसको हम सुपर एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एएलआर आपका कम है ना, लेकिन ईएलआर से क्या ऊपर है ना, ईएलआर के ऊपर है एएलआर, ऊपर, सुपर से ऊपर आप सुने होंगे, तो ऊपर है, इसलिए क्या हो गया, सुपर एडियाबेटिक लैप्सेट, सुपर एडियाबेटिक लैप्सेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टेबल एनवायरनमेंट, स्टेबल एनवायरनमेंट है ना। अब इसमें आप समझ ही गए होंगे सब चीज़ उल्टा होगा, तो उसमें थोड़ा चीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इससे और क्लियर हो सकता है ना। तो इस केस में ये कब होता है, जब आपका ईएलआर कम हो एएलआर से, है ना। ईएलआर कम है तो एएलआर कहाँ रहेगा, एएलआर इस समय यहाँ पर रहेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है ना, ये ज़्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है ना। ओके, तो किसी एक हाइट पे देखेंगे, ये आपका एएलआर हो गया, ये आपका ईएलआर हो गया, है ना। तो किसी एक हाइट पे देखेंगे तो टेम्परेचर एट ईएलआर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर आपका ईएलआर के केस में ज़्यादा होगा, टेम्परेचर एट आपका पॉल्यूटेंट का कम होगा। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसिटी के। तो डेंसिटी ऑफ ईएलआर करें तो वो लेस हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉल्यूटेंट के। ठीक है, मतलब पॉल्यूटेंट भारी हो गया, भारी हो गया तो क्या, नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तभी देखे होंगे ठंड के मौसम में ना आपका जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आता है बहुत कम हो जाते हैं। क्यों, ठंड के मौसम में आपका ठंडा हो जाता है, ठंडा हो गया मतलब आपका टेम्परेचर कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया तो आपका सेटल हो जाता है, इसलिए वो ज़मीन पे ही रहता है। ज़मीन पे रहता है तो किसी को ज़्यादा एनवायरनमेंट में ऊपर पहुँच के फैलता नहीं है, इधर उधर डिस्पर्स नहीं हो जाता, तो ज़मीन पर रह गया, एक जगह सेटल हो गया। तो ये आपका पॉल्यूटेंट का डेंसिटी बढ़ गया, इसलिए एक जगह सेटल हो जाएगा, तो पॉल्यूटेंट विल सेटल ऑन ग्राउंड। तो आपका सेटल हो गया तो आपको एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, पॉल्यूट नहीं कर रहा तो किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी, एनिमल लाइफ या प्लांट्स या किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किसी को भी हार्म नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्टेबल केस हो गया, स्टेबल केस। अब यहाँ पर एएलआर ईएलआर के नीचे है, नीचे है, ऊपर में तो सुपर था, ऊपर, सुपर से ऊपर, ऊपर में सुपर था तो नीचे में क्या हो जाएगा, सब। तो ये हो जाएगा आपका सब एडियाबेटिक लैप्सेट, सब एडियाबेटिक सब एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जो ईएलआर है इस केस में उसको सब एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, उसमें जो ईएलआर था वो आपका सुपर एडियाबेटिक प्रोसेस था, ये आपका सब एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, ओके, तो ये आपका स्टेबल हो गया। थर्ड केस, थर्ड है आपका इन्वर्जन। ये सिंपल है, नॉर्मली विथ हाइट क्या होता है, विथ हाइट आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन अगर विथ हाइट टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका इन्वर्जन में आता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, हाइट बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इसमें जो लैप्स रेट निकलता है ना उसको एनएलआर बोलते हैं, मतलब नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, लास्ट है आपका, ये आपका थर्ड था इन्वर्जन, ये आपका इन्वर्जन। पहला था अनस्टेबल एनवायरनमेंट, दूसरा स्टेबल एनवायरनमेंट, थर्ड इन्वर्जन, फोर्थ है आपका न्यूट्रल एनवायरनमेंट। न्यूट्रल, न्यूट्रल किसी से ना लेना ना देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, ईएलआर इज इक्वल टू एएलआर। ठीक है, ओके, आप विथ रिस्पेक्ट टू हाइट जाएंगे ऊपर तो ईएलआर आपका एयर का टेम्परेचर और पोल्यूटेंट का टेम्परेचर दोनों का आपका कम ही होगा। ठीक है, ईएलआर एएलआर। ठीक है, अब इसको, अब ये ध्यान रखना एएलआर है ना, ये तो पोल्यूटेंट का टेम्परेचर वो तो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू हाइट कम ही होगा, डिक्रीज ही होगा। ईएलआर क्या, जो एयर है ना कभी कभी इंक्रीज हो सकता है, तो इंक्रीज होगा तो इसको इन्वर्जन बोलेंगे। तो इसको एक में बोलें, ठीक है, इसको यहाँ पर हम देखें, पहला अनस्टेबल, स्टेबल, इन्वर्जन, फिर आपका न्यूट्रल। स्टेबल में आप, अनस्टेबल में आपका ईएलआर ग्रेटर देन एएलआर होगा। ईएलआर ज़्यादा है मतलब आपका ज़्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है, ज़्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर आपका कम होगा ईएलआर के केस में, तो एयर का टेम्परेचर कम है तो आपका डेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ ग्रेटर हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ऑफ पोल्यूटेंट कम हो गया, मतलब ये हल्का हो गया तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, तो उसको सबको पोल्यूट कर सकता है इजिली, एक जगह से दूसरी जगह फैल गया तो सबको पोल्यूट कर सकता है, तो ये आपका अनस्टेबल केस हो गया, है ना।
स्टेबल एनवायरनमेंट ELR लेस देन ALR, ELR का रेट कम है, ALR का रेट ज़्यादा है, मतलब आपका टेम्परेचर ALR के केस में कम है। ALR मतलब पोल्यूटेंट, तो टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट कम है एयर के रेस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट कम है तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गया मतलब भारी हो गया, मतलब सेटल हो गया, फैलेगा नहीं मतलब किसी को हार्म नहीं करेगा, तो ये आपका स्टेबल एनवायरनमेंट हो गया। थर्ड है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब नॉर्मली हम यहाँ क्या देखें, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बोथ पोल्यूटेंट और एयर का। पॉल्यूटेंट का तो हमेशा कम ही रहता है, एयर का अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका इन्वर्जन हो गया, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट विथ इंक्रीज इन हाइट, तो इसको नेगेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट। लास्ट है आपका न्यूट्रल एनवायरनमेंट, न्यूट्रल में आपका ELR इज इक्वल टू ALR, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो इसको हम अगर एक ग्राफ में बना के देखें, एक ग्राफ में बनाएं तो ये आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपका सपोज हाइट है, ये आपका टेम्परेचर है ना, सपोज इस पार्ट से बनाए तो ALR ये तो हमेशा कम होगा, जो आपका पोल्यूटेंट है उसका टेम्परेचर हमेशा कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, ये आपका ALR हो गया। अगर ELR ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा, कम हो रहा है, ज़्यादा रेट से कम नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ALR नीचे है, ये मत समझना ALR नीचे तो ALR लेस हो गया, ये ज़्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये आपका ELR हो गया, ये ELR। अगर ALR से कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है तो ALR ग्रेटर देन ELR, इसका रेट है, ये वैल्यू चेक मत करना, रेट जो है वो ज़्यादा है तो ALR ग्रेटर देन ELR हो गया, ये वाला केस ALR ग्रेटर देन ELR। तो इस केस में क्या होता है, ये ज़्यादा है तो पॉल्यूटेंट का टेम्परेचर कम है, पॉल्यूटेंट का आपका टेम्परेचर कम है तो पॉल्यूटेंट का डेंसिटी बढ़ गया, मतलब डेंसिटी बढ़ गया तो भारी हो गया तो सेटल हो जाएगा, तो स्टेबल केस में हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हुआ, तो इसमें ALR क्योंकि नीचे है तो ये ELR बोलते हैं इसको सब एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब दूसरे केस में ELR आपका इसका रेट है ज़्यादा है, इस केस में ELR ज़्यादा है तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का कम हो जाएगा, मतलब पोल्यूटेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा है पोल्यूटेंट का तो उसका डेंसिटी कम हो गया, मतलब हल्का हो गया, वो पूरा ऊपर जगह फैल गया मतलब सबको एक जगह से दूसरी जगह फैल गया, मतलब सबको हार्म कर सकता, तो अनस्टेबल केस हो गया। इस केस में आपका एडियाबैटिक ऊपर है तो इसको बोलेंगे हम सुपर एडियाबैटिक प्रोसेस, ELR को सुपर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये हुआ। अब एक क्या पढ़े थे, एक हम इन्वर्जन पढ़े थे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हाइट टेम्परेचर बढ़ रहा है किसका, ELR का, तो ELR ना बोल के NLR बोलते हैं, नेगेटिव लैप्सेट, ये आपका इन्वर्जन में आ गया, ठीक है। अब एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है मतलब आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, क्या सेम है आपका टेम्परेचर सेम है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है। सो ये हो गया, तो दो प्रोसेस आपको, एक तो ये वाला केस जब ELR आपका ग्रेटर है, नीचे तो लेस मत समझने ना, रेट आपका ज़्यादा है, ELR ग्रेटर देन ALR और ELR लेस देन ALR, ये दो केस याद रखना, सब एडियाबैटिक प्रोसेस और आपका सुपर एडियाबैटिक प्रोसेस। इन्वर्जन तो याद रहेगा ही आपका, ये सबसे अलग है ना, ओके। तो यही ग्राफ आपको बताया गया है सुपर एडियाबैटिक के लिए, आपका सब एडियाबैटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए जिसमें टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, इन्वर्जन जिसमें बढ़ जाता है ना, तो ये आपको ये डिस्कस कर लिया गया। नेक्स्ट है आपका प्ल्यूम्स। अब ये प्ल्यूम्स क्या है, आपका सपोज यहाँ पर चिमनी है ना, यहाँ पर आपका एफ्लुएंट निकलेगा, तो अलग अलग केसेस में प्ल्यूम अलग अलग तरीके से निकलता है, तो उसी को हम क्लासीफाई किए गए। अभी बहुत सारे इसके टाइप्स है, 6-7 है ना, 6-7 है, तो बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो हम पढ़ लेंगे, जो ज़्यादा चांसेस है। तो फर्स्ट है आपका लूपिंग प्ल्यूम, ये होता है जब ELR ग्रेटर देन ALR हो, ELR मतलब रेट इसका ज़्यादा हो, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए, रेट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टीप होगा, है ना, ये ज़्यादा स्टीप हो गया, ये ELR, ये ALR, ओके। ELR मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो गया, मतलब पॉल्यूटेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, पॉल्यूटेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा मतलब ये हल्का हो गया तो ऊपर चले जाएगा, मतलब आराम से फैल जाएगा, आराम से फैल गया तो सबको ईजिली डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये आपको हार्म कर सकता है, तो ये आपका अनस्टेबल केस में रहता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर पॉल्यूटेंट है वो आपका लूपिंग
लूप बना के निकलेगा, लूप बना के, तो ये ऐसा कुछ लूप रहेगा, ठीक है, ये ऐसा निकलेगा, है ना, तो ये आपका लूपिंग प्लूम है। सेकंड, न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल, किसी से ना लेना ना देना, तो ये आपका कब होता है, ELR इज इक्वल टू ALR, ये इस केस में रहता है। तो ये आपको तो सिर्फ ये भी यही ELR है, यही ALR है। तो इस केस में अगर निकलेगा ना, तो किसी से लेना ना देना। चिमनी कहाँ, चिमनी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है ना, तो ऊपर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, इधर देखा ना उधर देखेगा, जहां पर चिमनी भेज रहा है वहीं जाएगा, न्यूट्रल है, कोई बायस नहीं है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया। थर्ड है आपका, थर्ड है कोनिंग प्लूम। कोनिंग, ठीक है, कोनिंग प्लूम, तो ये होता है आपका ALR ग्रेटर देन ELR में। ELR मतलब ALR का रेट ज़्यादा है, तो ALR इधर हो गया, ये आपका ELR हो गया, ये ALR, ये ELR, मतलब टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट कम है। टेम्परेचर ऑफ पोल्यूटेंट कम है तो डेंसिटी ऑफ पोल्यूटेंट का ज़्यादा है, मतलब भारी हो गया, सेटल हो जाएगा। सेटल हो गया तो किसी को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा क्योंकि फैलेगा ही नहीं, तो ये आपका स्टेबल हो गया, स्टेबल केस, है ना। चिमनी से निकलेगा वहीं सेटल हो जाएगा, है ना, ज़्यादा फैलेगा नहीं, ओके। तो ये आपका जब पोल्यूटेंट निकलेगा ना, ये आपका पोल्यूटेंट कोन बना के निकलेगा, कोन, तो ये कुछ ऐसा कोन बनाएगा, ये आपका कोन, कोन टाइप का, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कोनिंग प्लूम। कोनिंग प्लूम, ये आपका कोन हो गया, है ना, कोनिंग प्लूम। तो कोनिंग किस में होता है, ALR ग्रेटर देन ELR। और आपका लूपिंग किस में रहता है, लूप बना के जो निकलता है वो रहता है ELR ग्रेटर देन ALR। ये दो केस तो जरूर याद रखना, ये दो केस। न्यूट्रल तो आपको पता ही है, जहां भेज रहा है वहीं जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, फैनिंग प्लूम। फैनिंग प्लूम, तो फैनिंग होता है आपका इन्वर्जन में, फैनिंग होता है इन्वर्जन में। इन्वर्जन में आपका ये तो ALR रहा, ये तो हमेशा डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट, टेम्परेचर ऑफ पॉल्यूटेंट हमेशा डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट। इन्वर्जन में आपका, इन्वर्जन मतलब NLR, नेगेटिव लैप्सेट, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो ये आपका, ये कौन सा केस है, ये आपका फैनिंग प्लूम, फैनिंग प्लूम। तो इस केस में आपका सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो एकदम सीधा सीधा निकल जाएगा, ना लूप बना रहा है, ना कोन बना रहा है, ना आपका सीधा ऊपर जा रहा है जो कि न्यूट्रल में था, ये आपका सीधा सीधा निकल गया, ये आपका फैनिंग प्लूम, ठीक है। सो यही सब है, ये आपका लूपिंग प्लूम, लूप बना रहा है ना। नेक्स्ट आपका न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल है, किसी ने लेना देना, तो ये आपका जहाँ से चिमनी से जा रहा है ना, ऊपर भेज रहा है तो ऊपर ही जा रहा है। कोनिंग प्लूम, ये कोन बना के जा रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे कोन बना रहा है, ठीक है। तो लूपिंग और कोनिंग ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों तो न्यूट्रल तो याद रहेगा, ये आपका न्यूट्रल है, लूपिंग और कोनिंग, ठीक है, ये दोनों याद रखना है आपको। अच्छा, अब इसमें क्या है, लूपिंग और प्लूमिंग में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ELR ग्रेटर देन ALR है कि कोनिंग प्लूम में आपका कौन सा, किस में ELR ग्रेटर देन ALR किस केस में है, ELR लेस देन ALR कौन से केस में, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लूपिंग और कोनिंग, कोन मतलब ये कुछ ऐसा शेप हुआ, है ना, ऐसा शेप हुआ, ये आपका कोन हुआ। तो अगर इसको उल्टा देखें, ये किसके जैसे दिख रहा है, ये कुछ अगर ऐसे खींचे A के जैसा दिख रहा है ना, मतलब ALR इज ग्रेटर देन ELR हो जाएगा। ELR किस केस में, कोन के केस में। अगेन कोन ऐसा कुछ रहता है, उसको इन्वर्ट कर दो, ऐसा कुछ है, किस केस के जैसे दिख रहा है, ALR, मतलब कोन में ALR एडियाबैटिक लैप्सेस इज ग्रेटर देन ELR, ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो लूपिंग में बचा क्या, लूपिंग में आपका ELR ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ याद कर सकते हो, अपना तरीका भी देख सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्टली याद हो रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि भूल सकते हैं तो कोन बनाओ, उसको उल्टा करो, कोन आपका ऐसा A टाइप का दिख रहा है, मतलब ALR ग्रेटर देन ELR, उसका अपोजिट आपका लूपिंग में हो गया। कोन तो ये कोन बना रहा है, लूप ये लूप बना रहा है। न्यूट्रल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल है, सिर्फ ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट है फैनिंग, ये भी आपका अलग थलग है, बिल्कुल अलग थलग है ना। ये ऊपर जहां भेज रहा है वहां नहीं जाएगा, वो आढ़ा, ये आढ़ा जा रहा है ना, NLR या आढ़ा, सबसे आढ़ा है ये, ठीक है, सबसे अलग थलग है। तो ऊपर भेजा, वो बोला ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, तो आढ़ा जाऊंगा, तो आढ़ा चले गया सीधा सीधा, ठीक है। तो ये आपका फैनिंग प्लूम हो गया, ठीक है। सो इसमें इतना ही टॉपिक था। इसके आपके जो इंपॉर्टेंस है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका ELR ALR ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपका प्लूम, ये सब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या आता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपका ओजोन था, दूसरा आपका पेन था, फिर आपका स्मॉग था,
पेन है तो PPN या PBN जो भी था ऐसा करके कुछ था तो ये भी आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी हो गया, इसके अलावा जो भी है प्राइमरी हो गया। तो बेसिक ये है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। ठीक है, आ सकते हैं लेकिन उसके चांसेस कम है, मोस्टली आपके यहीं से आएंगे। तो ये सब में आप ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।